नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है इससे पहले हमने 1919 तक के एक्ट्स को कवर कर दिया था। साइमन कमीशन भी कवर कर दिया पिछली वीडियो में और कम्युनल अवार्ड भी। ठीक है, इसके बाद साइमन कमीशन और 3 राउंड टेबल्स ने जो रिकमेंडेशन दी थी उन सारी रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, ये अब तक का जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट बनाए थे अब तक का सबसे लेंदी एक्ट था। इसमें 321 आर्टिकल और 10 अनुसूचियां थी, यानी कि 10 शेड्यूल्स एंड 321 आर्टिकल्स वाज देयर इन दिस लेंदी एक्ट। ठीक है, अब जो मेन फीचर्स है इसके वो डिस्कस करेंगे हम आप सिर्फ। ठीक है, बाकी हमें पूरे 321 आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अब अपना संविधान है, हम अपना संविधान पढ़ेंगे, उनके आर्टिकल क्यों पढ़ेंगे। लेकिन ज्यादातर हमारा संविधान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, पहले जो 2 लिस्ट थी, मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने सब्जेक्ट्स को 1919 के एक्ट में 2 लिस्ट में बांट दिया था, सेंट्रल और प्रोविंशियल। अब क्या किया, इन्होंने 3 लिस्ट बना दी। ठीक है, ये 3 लिस्ट आज भी हमारे संविधान में है, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में 50 और 9 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल में 54 और कंकरेंट में 36। सेंट्रल लिस्ट में होल सोल अथॉरिटी सेंट्रल काउंसिल की थी टू एनेक्ट लॉज, यानी कि जितने भी नियम और कानून बनाएगा सिर्फ सेंट्रल लिस्ट के जो भी आइटम्स हैं उन पर सेंटर बनाएगा। ठीक है, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स थे, 54 आइटम्स थे। इन पे जैसा कि आपको पता है सेंट्रल लिस्ट पे अगर सेंटर बनाएगा तो प्रोविंशियल लिस्ट पे होल सोल अधिकार किसका होगा, प्रोविंसेस का, टू एनेक्ट द लॉज। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट में जितने भी आइटम्स थे 36 आइटम्स वाज देयर। कंकरेंट लिस्ट में जितने भी आइटम्स थे उनमें दोनों को अधिकार था, सेंटर भी बना सकता था और प्रोविंसेस भी। अब आप कहोगे ये कैसी बात हुई सर, दोनों कैसे बन सकते हैं। बट प्रिवेल जो है वो सेंटर का कानून करेगा। ठीक है, अगर कभी मतभेद हो जाता है, मान लेते हैं किसी कंकरेंट लिस्ट के आइटम का कानून स्टेट में भी है और सेंटर ने भी उस पर बना रखा है, तो प्रिवेल जो है वो सेंटर का करेगा। ठीक है, ये आज के संविधान में भी है। तो कंकरेंट लिस्ट में 36 आइटम्स थे, बाकी जितनी भी चीजें बची ये इतने आइटम्स के बाद, ठीक है ना, इतने आइटम्स के बाद बाकी 149 आइटम्स है, इसके बाद जितनी भी चीजें बची वो सारी पावर्स वाइसरॉय के अंडर थी। ठीक है, इन सारे आइटम्स के अलावा जो भी आइटम्स बचते हैं जिन पे अगर कोई कानून बनाना होता है तो वो वाइसरॉय एनेक्ट कर सकता है विदाउट एनी रिकमेंडेशन फ्रॉम सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स। ठीक है, हमने आपको बताया 1919 में सेंट्रल काउंसिल को बाइकैमरलाइज कर दिया था, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग करके 2 काउंसिल बना दी गई, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो उनको बाईपास करके जितनी भी रेजिस्ट्री पावर्स हैं वो सारी वाइसरॉय में थी। ठीक है, इसके अलावा जितने भी पावर्स रह गए वो सारी वाइसरॉय में थी, बची कुची जो भी है। ठीक है, इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ, अब जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट है उनको इंडिपेंडेंट करना शुरू किया गया। इस एक्ट के हिसाब से उनको कहा गया कि जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट है, जितने भी गवर्नमेंट कहां है, प्रोविंसेस में है, वो वर्क करेंगी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ मिनिस्टर, यानी कि वहां का गवर्नर अपनी नहीं चला सकता। जैसे अब तक अंग्रेज करते थे ना, केवल अपनी ही चलाएंगे हम, प्रोविंस में जितने भी मिनिस्टर चुने हो आपने, चाहे आप वहां मंत्री चुन के आए हो, लेकिन आपकी नहीं चलेगी, जो गवर्नर कहेगा उसी की चलेगी। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें जो हैं वो खत्म होने लगी। 1935 के एक्ट में कहा गया कि जो प्रोविंस की गवर्नमेंट है उसको धीरे धीरे हम इंडिपेंडेंट करेंगे, वहां का गवर्नर खुद से कोई फैसला नहीं ले सकता, वो काम करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जो भी वहां मिनिस्टर है, मगर जिसके दिल में खोट होता है ना वो कभी भी ढंग का काम कर ही नहीं सकता। तो 1935 के एक्ट में ये प्रावधान था, इसको शुरू किया गया 1937 में शुरू किया गया
लेकिन 1939 में से खत्म कर दिया गया, नहीं चलने दी गई मिनिस्टर्स की। 1939 में से खत्म भी कर दिया इस प्रावधान को, ठीक है। लेकिन इसमें एक और प्रावधान था कि इसने वो डायरकी वाला सिस्टम खत्म कर दिया, यानी कि जो सिस्टम था रिजर्व्ड और ट्रांसफर लिस्ट का था ना पिछली बार 1919 के एक्ट में। अगर आपने वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, चैनल को सब्सक्राइब करो, पिछली वाली वीडियो देखो प्लेलिस्ट में जाकर के। उसमें प्रावधान था प्रोविंसेस में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए थे उसमें रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड दो तरह के सब्जेक्ट थे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर कौन कानून बना सकता था? वहां की काउंसिल कानून बना सकती थी, और रिजर्व सब्जेक्ट्स पर गवर्नर। अब ये प्रोविंसेस में खत्म कर दिया गया, ये सिस्टम प्रोविंसेस में क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। प्रोविंसेस में ये सिस्टम खत्म कर दिया, प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम खत्म हो गया, मगर इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया सेंटर के लिए, ठीक है। अब सेंटर में दो लिस्ट बना दी गई, एक रिजर्व्ड और एक ट्रांसफर्ड। जो सेंटर के 59 आइटम्स है ना, इसमें से कुछ आइटम्स तो रिजर्व रख लिए गए जिसपे गवर्नर जनरल अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से सलाह करके ही बना सकता है कानून, और कुछ जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए। ट्रांसफर किसको कर दिए गए? जो दो हाउसेस बनाए थे, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा क्या था बताओ भाई, कमेंट करके बताओ, इतनी बार बता चुका मैं। तो उनको ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो हैं उनपे कानून बनाएंगे, वहां के जो हाउस है वो बनाएगा, और मिनिस्टर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो अपॉइंट होंगे, और वो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये जो डायरकी है ये कहां अपॉइंट अडॉप्ट कर ली गई? इन द सेंटर, ठीक है, प्रोविंस से ही खत्म कर दी गई। इसके बाद जो बाइकैमरलिज्म अडॉप्ट किया गया था सेंटर में, यानी कि दो सदन बनाए गए थे ना सेंटर में, तो उस समय तक 11 प्रोविंसेस थी ब्रिटिश इंडिया में। 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में 2 सदनों का सिस्टम लागू कर दिया गया। 11 में से 6 में, ठीक है, 11 में से 6 में 6 प्रोविंसेस में 2 सदनों का सिस्टम लागू कर दिया गया। अब कौन कौन से थे वो 6 प्रोविंसेस? बंगाल, ठीक है, जो आज का वेस्ट बंगाल है, बॉम्बे जो आज का मुंबई है, मद्रास ये जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस आज का मैक्सिमम यूपी कह सकते हो, है ना, उस समय बाउंड्रीज कुछ और थी, आज कुछ और है, लेकिन आप कह सकते हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस को। तो इन 6 स्टेट्स में, इन 6 प्रोविंसेस में, प्रोविंस कहते थे उस समय, स्टेट नहीं, तो इन 6 प्रोविंसेस में 2 सदन का सिस्टम चालू कर दिया, ठीक है, 2 सदन का सिस्टम लगा दिया। अब इनकी तो रणनीति थी फूट डालो राज करो, है ना। तो इन्होंने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहले मुस्लिम्स को दिया, उसके बाद 1919 में किनको बढ़ा दिया? सिख्स के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए, है ना। इन 4 कम्युनिटीज के लिए और बढ़ा दिया था। अब उसको और ज्यादा बढ़ा दिया, है ना। मजा आ रहा है ना लड़ाई कराने में, लड़ाई देखने में ज्यादातर लोगों को आता है, तो इन्होंने भी बढ़ा दिया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, जो कि एससी कम्युनिटी थी, और वुमेन्स एंड लेबर्स के लिए, ठीक है, जो वर्कर्स थे, वर्कर्स जो मिल में वर्कर्स हैं उनके लिए भी चालू कर दिया क्या? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद है इन्होंने जो काउंसिल ऑफ इंडिया 1858 के एक्ट में बनाई गई थी। अब आप बताओ मुझे 1858 के एक्ट में काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों बनाई थी? बताइए, सोचिए, नोट किया होगा कॉपी में अगर तो, है ना, मेहनत करो भाई, बिना मेहनत के कुछ थोड़ा ना मिलेगा, नोट किया करो, नोट्स बनाया करो। काउंसिल ऑफ इंडिया 1858 में बनाई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबोलिश कर दिया था 1858 के एक्ट में, है ना। 1857 में विद्रोह हो गया था ना, उसके एवज में जो 1858 में एक्ट बनाया था उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए काउंसिल बनाई गई थी, काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी, इसमें कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे, ठीक है। काउंसिल ऑफ इंडिया में 15 मेंबर होते थे। तो इस काउंसिल ऑफ इंडिया को इस एक्ट से खत्म कर दिया गया। इसकी जगह ये नहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खत्म कर दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसकी काउंसिल खत्म कर दी, इसकी जगह उसको एडवाइजर दे दी गई, टीम ऑफ एडवाइजर्स दे दी गई, ठीक है, इसकी जगह टीम ऑफ एडवाइजर्स दे दी गई। अब वोटिंग राइट को थोड़ा रिलैक्स किया गया,
यानी कि पहले जितने सख्त कानून थे कि ये वोट दे सकता है वो नहीं दे सकता, उसको रिलैक्स किया गया। लेकिन अभी भी सारी पॉपुलेशन को वोट देने का हक नहीं था, है ना, सबको चुनने का अधिकार नहीं है। सबको चुनने का अधिकार दे देंगे तो होगा क्या कि अंग्रेजों को भागना पड़ेगा देश छोड़ के। इसलिए केवल उन्हीं को हम वोटिंग राइट देंगे जो दिमाग से सुन सकता है। हमेशा देखना, कभी भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना उसको समझाना आसान होता है ना। उसको आप कह दोगे कि यार भाई साहब ये काम ऐसे नहीं होगा, तो हो सकता है मान के चला जाए। लेकिन जो बेचारा कुछ कम जानता होगा उसको समझाना बहुत मुश्किल, वो कहेगा करके दो चाहे कैसे भी हो, है ना। तो इसी तरह से अंग्रेजों ने क्या किया कि अब वोटिंग राइट को थोड़ा रिलैक्स किया, वोटिंग राइट को बढ़ा दिया, है ना। पढ़े लिखे को समझा लेते थे भैया ऐसे ऐसे है, धीरे धीरे देंगे तुम्हें आजादी, एकदम तो देंगे नहीं, है ना। पूरे समझा के बिठा लेते थे। तो कुछ थे गरम दल वाले, है ना, सरदार भगत सिंह की तरह लड़ पड़ते थे। वो कहते हैं हमें तो चाहिए, हमें नहीं पता तुम्हारे कानून होगा, हमें चाहिए आजादी। तो इन्होंने वोटिंग राइट को एक्सटेंड कर दिया टू द, अब लगभग 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कैन वोट, ठीक है, 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वोट कर सकती है। इसी 1935 के एक्ट में प्रावधान था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन का, ठीक है, ताकि नोट छापे यहाँ और यहाँ के नोटों को रेगुलेट करे। टू रेगुलेट द करेंसी इन इंडिया दे प्रोवाइड एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद हमने पता है कि सेंट्रल कमीशन जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका गठन 1919 के एक्ट के से किया गया था। अब इन्होंने उसको डिवाइड करके 3 भाग में बांट दिया, ठीक है ना। एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा। उसके बाद प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा। तो जो पब्लिक सर्वेंट फेडरल के होंगे उसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट करेगा इसकी रिकमेंडेशन पर, ये रिटर्न कराएगा उसका। प्रोविंशियल के लिए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। और कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो दोनों के रिकमेंडेशन पर, यानी कि एक और सर्विस कमीशन बनाया गया, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। 3 तरह के पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिए गए। लेकिन ये मत समझना कि सब कुछ ओपन ही था जैसे आज है ना। कुछ रिजर्वेशन होते थे उसमें, जैसे मान लेते हैं 100 सीट्स हैं अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसमें से 10% या 5% रिजर्व रहती थी। वो रिजर्व कौन अपॉइंट करता था उसे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वाइसरॉय, ठीक है। वो मलाई जो है अपने लिए रख लेते थे अंग्रेज, इंडियंस को अपॉइंट ही नहीं करते थे, है ना, जो उनका अपना प्रभाव रखने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक फेडरल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी प्रावधान था इसमें कि एक फेडरल कोर्ट होना चाहिए, और वो फेडरल कोर्ट 1937 में बना दिया गया। अब आप पूछोगे कि सर सुप्रीम कोर्ट का भी तो गठन हुआ था पहले एक एक्ट से, तो वो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में अपॉइंट किया गया था, ठीक है। ये फेडरल कोर्ट 1937 में अपॉइंट किया गया, ठीक है, बनाया गया। इसके बाद आ जाते हैं बात 1935 का एक्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। गांधी जी से ने कहा भाई हम तो हिस्सा लेंगे नहीं, हम तो है नहीं किसी तरफ, मगर क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी तो ब्रिटेन से भी सैनिक गए, ठीक है। तो आश्वासन ये दिया गया कि अगर ब्रिटेन जीत जाता है जंग तो हम इंडिया को आजाद कर देंगे, है ना। उस समय कौन थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था? बताइए कमेंट करके, ब्रिटिश के पीएम, है ना। आप लोग तो तैयारी कर रहे हो ना सिविल सर्विसेज की, पता होना चाहिए इतनी सी बात। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम कौन हीरो बना था वहां? ब्रिटेन का, वहां के लिए हीरो था, हमारे लिए नहीं था हीरो, है ना। इंडियंस को तो वो बिल्कुल बेकार समझता था, दो दर्जे का, जबकि ब्रिटेन को जीत दिलाने का सबसे बड़ा श्रेय जो है वो इंडियंस का। अगर इंडियंस अपनी जान पे खेल करके नहीं लड़ते वहां द्वितीय विश्व युद्ध में, तो ब्रिटेन के पास तो इतनी आर्मी भी नहीं थी, अकेला ब्रिटेन जीत लेता। तो चलिए वो इतिहास का लेक्चर है, शुरू करेंगे कभी। अभी बात करते हैं हम इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गया ब्रिटेन, जीतने के बाद फिर प्रेशर बना ब्रिटेन के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आजादी देते हैं आपको। तो ब्रिटिश पीएम थे सी एटली, ठीक है। उन्होंने 20 फरवरी 1947 ये लिबरल गवर्नमेंट के थे, ठीक है। सी एटली लिबरल गवर्नमेंट के थे, लिबरल सरकार थी। तो लिबरल्स चाहते थे कि भाई देश आजाद हो, हमें कॉलोनीज नहीं रखनी है। धीरे धीरे आपको पता भी होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी कॉलोनीज को आजादी दी गई, है ना। कॉलोनाइजेशन का पीरियड लगभग ओवर हो गया था। तो ब्रिटिश पीएम सी एटली थे, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम 30 जून 1947 तक इंडिया को फ्री कर देंगे, आजाद कर देंगे, ठीक है। तुम्हारे तुम मालिक, हमारे हम मालिक, है ना। इन्होंने कहा था, सी एटली ब्रिटिश पीएम थे, 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा कर दी, है ना।
कि हम तुम्हें 30 जून 1947 तक आजाद करते हैं। अब आप कहोगे कि 30 जून तक तो हुए नहीं, हम तो आजादी मनाते हैं 15 अगस्त 1947 के। ठीक है, समझते हैं क्या हुआ था, है ना? क्यों इतना लेट हो गए हम? ये तो एटलीस्ट तो देने वाले थे आजादी, है ना? ये तो है नहीं, हमने मना कर दिया भाई हमें नहीं चाहिए आजादी, रख लो 2 महीने बाद लेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब ये इन्होंने डिक्लेयर किया जून 30 1947 को हम आजादी दे देंगे, तो हमारे यहाँ मुस्लिम लीग एक धड़ा था, एक कांग्रेस, तो मुस्लिम लीग ने तो बखेड़ा खड़ा कर दिया कि भैया हमें नहीं रहना इंडिया के साथ, ठीक है, हमारे लिए अलग कंट्री दो। ये कहां का बीज है बताओ आप, ये कहां का बीज है? ये है जब मुस्लिम कम्युनल इलेक्टोरेट पहली बार बोया था इन्होंने, मुस्लिम कम्युनल इलेक्टोरेट दिया था ना, ठीक है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म याद रखा करो यार, तुम लोग भूल जाते हो। मुस्लिम कम्युनल इलेक्टोरेट सबसे पहले मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में हुआ था, ठीक है, मिंटो मॉडल में। तो वहां से ये जड़ें जो तुष्टिकरण की इन्होंने बीज दी थी फूट डालो राज करो वाली, वहां से, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब मुस्लिम लीग जो है वो डिमांड करने लगा कि हमें तो अपना अलग देश चाहिए भैया, हम नहीं रहेंगे एक कंट्री, ठीक है। इसके बाद जब बहुत सारा एजिटेशन हुआ, बहुत सारा विरोध हुआ, और ब्रिटिशर्स भी कहा मानने वाले थे, ये ऐसे थोड़ा ना दे देंगे आजादी, ये तो चाहते थे तुम लड़ो और हम राज करते रहे, ऐश करते रहे। 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह साफ कर दिया कि कोई भी संविधान किसी भी संविधान सभा द्वारा बनाया गया उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे नहीं चाहते लोग, हो गया सत्यानाश। इन्होंने कहा कि जून 3 1947 को ये डिक्लेयर किया कि जो भी संविधान बनेगा वो उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसको अपने ऊपर लागू करना नहीं चाहते, जो नहीं चाहते हैं उस संविधान को, उस पर लागू नहीं होगा। अब तो भाई मुस्लिम लीग की बात मान ली गई ना, वो तो चाहते नहीं थे, कई बार बुलाया गया उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने के लिए, लेकिन वो आए ही नहीं। क्यों आते? क्योंकि उन्हें तो एक देश में रहना नहीं ना, उन्हें अलग देश चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड क्लियर ऑन जून 3, 1947, Constitution by Constituent Assembly will not apply to those parts which does not want it, ठीक है, उन पार्ट्स पर अप्लाई नहीं होगा जो उस संविधान को नहीं चाहते, ठीक है। सबको तो अपनी चलानी है, सब एक छत के नीचे कैसे आएंगे? होता है ना, एक घर में 4 लोग होते हैं, चारों की नहीं बनती, यहाँ पूरे देश की कैसे बनती? तो हुआ क्या, जून 3 को माउंट बेटन साहब ने मीटिंग बुलाई। माउंट बेटन उस समय कौन थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना है बात। माउंट बेटन साहब ने एक मीटिंग बुलाई, उन्होंने एक प्लान बनाया, उस प्लान को रखा कि भैया ऐसा है, ये हम पाकिस्तान बना देते हैं और इस तरह से हिंदुस्तान बना देते हैं। पार्टीशन प्लान को रखा, ठीक है, टेबल पर, इस तरह से 2 कंट्री बना देते हैं। मुस्लिम लीग तो भाई उसकी तो बात मान ली गई ना मुस्लिम लीग की, तो वो तो कूद के हाँ जी बोल दिए। इसी तरह फिर कांग्रेस को भी मानना पड़ा। तो जो जून 3 को लॉर्ड माउंटबेटन ने, जिसको माउंटबेटन प्लान ऑफ पार्टीशन भी कहा जाता है, ठीक है, माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन उस समय वाइसरॉय थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो पार्टीशन का प्लान रखा वो एक्सेप्ट कर लिया गया बाय मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, ठीक है। इसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ, जिसके तहत हमें आजादी मिली, ठीक है। अब इस एक्ट के, जो हमारा 1947 वाला एक्ट है ना, इस एक्ट के कुछ फीचर्स पढ़ लें। बहुत देर से पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म होने पे आया, ध्यान से देख लो, ठीक है। 1947 के इस एक्ट में लिखा था कि ब्रिटिश रूल 15 अगस्त 1947 को भारत से खत्म हो जाएगा, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते, तुम हमारे कुछ नहीं लगते, ठीक है। ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद उन्होंने कहा, अगला इसका फीचर जो है वो ये था कि इट विल डिवाइड इंडिया इनटू 2 डोमिनियन स्टेट्स, 2 डोमिनियन स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे। एक का नाम होगा इंडिया और दूसरे का होगा पाकिस्तान। तो पता है सबको, है ना, न्यूज चैनल वालों का कैसे धंधा चलता है भाई अगर पाकिस्तान नहीं बनता। चलिए, पार्टीशन ऑफ इंडिया टू 2 डोमिनियन स्टेट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि वाइसरॉय का जो ऑफिस है उसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट था इसी एक्ट का, इट एबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय,
और क्या अपॉइंट कर दिया उसकी जगह, गवर्नर जनरल। ठीक है, मगर वो गवर्नर जनरल भी अपॉइंट होगा उस कंट्री के, दो कंट्री बन गए ना, उस कंट्री के कैबिनेट जो है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की कैबिनेट है, उसके रिकमेंडेशन पर। उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा भाई अब 15 अगस्त के बाद तो हमारा कुछ लेना देना है नहीं, है ना, खूब नाच लिए तुम्हारी शादी में, अब हम जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल अपॉइंट होगा, वाइसरॉय का ऑफिस तो खत्म हो जाएगा, गवर्नर जनरल अपॉइंट करना पड़ेगा आपको। जो गवर्नर जनरल अपॉइंट होगा वो होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट ऑफ दैट डोमिनियन स्टेट। ठीक है, जिस डोमिनियन स्टेट का गवर्नर जनरल अपॉइंट होना है, वहां की जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की कैबिनेट है उसके रिकमेंडेशन पर अपॉइंट होगा। तो पहले गवर्नर जनरल आजाद भारत के कौन थे बताओ, बताइए, कमेंट में बताइए भाई, ऐसा थोड़ा काम चलेगा, यारी कर रहे हैं आप। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, हमारी कैबिनेट ने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन रहने दो हमारे यहाँ। और पाकिस्तान के कौन थे बताइए, ये ना मुस्लिम लीग के करता धरता मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा हमारे अलावा कोई और नहीं, हम ही बनेंगे। तो वहां के बने गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और एक फैक्ट बता देते हैं आपको, वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी। जब बने थे ना इंडिया और पाकिस्तान, तो जितने भी कंट्री थे या बड़े बड़े बुद्धिजीवी, उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान विल सर्वाइव, पाकिस्तान जो है वो एक स्टेबल कंट्री बनेगा, पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री बनेगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी ने कहा, क्यों, एक धर्म है ना, एक धर्म है, सब एक जैसा सोचते हैं सभी लोग जो है, तो लड़ाई का कोई मतलब नहीं बनता, तो पाकिस्तान विल बी अ सक्सेसफुल स्टेट, बट इंडिया कुड बी डिवाइडेड। उन्होंने ये अंदाजा लगाया इंडिया जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, कुछ सालों में ही टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है वो अलग अलग धर्मों का देश है ना, लोगों की बनती तो है नहीं आपस में, कोई किसी तरफ जाता है कोई किसी तरफ जाता है, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया कैन नॉट सर्वाइव। तो देख लो आज पाकिस्तान का क्या हाल है। हमेशा ध्यान रखो, धर्म जो है ना वो सबकी अपनी पर्सनल मर्जी है, ठीक है, किसी पर थोपना नहीं चाहिए। और धार्मिक आधार पर जो भी देश बने हैं ज्यादातर सक्सेस नहीं हुए, ज्यादातर, सब नहीं कह रहा हूं। इंडिया एक सेकुलर कंट्री था, सब धर्मों के लोग हैं, और इस पर गर्व होना चाहिए हमें आपको। और हमारा संविधान आज भी जीवित है, हमारा देश चल रहा है, तो भगवान करे और हजारों साल तक हम ऐसी तरक्की करते रहे। चलिए मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो वाइसरॉय का ऑफिस अबॉलिश कर दिया और उसकी जगह गवर्नर जनरल अपॉइंट होगा, और वो गवर्नर जनरल अपॉइंट होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट ऑफ दैट डोमिनियन स्टेट। ठीक है, इसके बाद वहां की जो उस डोमिनियन स्टेट की कंस्टिट्यूएंट असेंबली होगी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली होगी, उसको पूरा अधिकार दे दिया गया कि जितने भी पुराने ब्रिटेन के एक्ट हैं उनको वो अमेंड कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, और कोई भी नया संविधान बना सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं। ठीक है, पूरे अधिकार थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पास, अंग्रेज इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस था लंदन में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो ऑफिस था उसको खत्म कर दिया, उसको एबॉलिश कर दिया, उसकी कोई जरूरत तो है नहीं, है ना। अब जब ब्रिटेन वालों का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ से, तो उसके ऑफिस का क्या मतलब, और उसके जितने भी जो भी काम थे वो सारे दे दिए गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऐसे देशों का समूह है जहां कभी ब्रिटेन राज किया करता था। ठीक है, इसके बाद है ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छठा वाला, और कंट्रोवर्शियल में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके साथ आज तक के जितने भी उनके एग्रीमेंट थे, किनके, अंग्रेजों के, उन्होंने कहा 15 अगस्त से वो सारे खत्म। ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं हमारे और तुम्हारे बीच। अब प्रिंसली स्टेट्स एग्रीमेंट तो खत्म हो गए, उसके बाद अगला प्रावधान ये लिखा कि प्रिंसली स्टेट्स को पूरी आजादी है, वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ जाएं, चाहे तो इंडिया के साथ जाएं, और उनकी मर्जी, अगर आजाद रहना है तो आजाद रहे। ठीक है, अंग्रेज कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो ये दो प्रावधान 1947 के एक्ट के इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रिंसली स्टेट्स के साथ आज तक के अंग्रेजों के जितने भी एग्रीमेंट हैं वो 15 अगस्त 1947 के बाद खत्म। ठीक है, फिनिश। और उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को पूरी फ्रीडम दी, चाहे तो वो इंडिया के साथ ज्वाइन कर ले,
and if they want they can join with Pakistan, and if they don't want to join any of the country they can be remain free. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ब्रिटिश मोनार्क की जो वीटो पावर थी, अब तक हमने 1935 के एक्ट में पढ़ा, 1919 के एक्ट में पढ़ा, उससे पहले वाले एक्ट में भी पढ़ा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी या उसके बाद जो दो सदन बना दिए गए है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते थे उनको वीटो कर सकता था कौन? ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश मोनार्क, वहां का राजा, वहां की पार्लियामेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइसरॉय, तो वो वीटो पावर जो है वो खत्म कर दी गई। ठीक है, वो वीटो पावर खत्म कर दी गई। अब वहां का मोनार्क जो है, ब्रिटेन का जो राजा है, वो उसको नहीं वीटो कर सकता। ठीक है, अभी वो वीटो पावर चली कहां गई? फिर हुआ ये कि जो वाइसरॉय ये तो था एक तरह से क्या कह सकते हैं उसको, वाइसरॉय प्रतिनिधि था राजा का, ठीक है, भारत के अंदर, तो वाइसरॉय ही वीटो करता था, तो वाइसरॉय वीटो कर रहा है इसका मतलब राजा वीटो कर रहा है, प्रतिनिधि था ना वो राजा का। तो अब वाइसरॉय की जगह गवर्नर जनरल अपॉइंट करने के लिए बोल दिया है ना। क्या कहा 1947 के एक्ट में कि वाइसरॉय की ऑफिस को खत्म किया जाता है और इसकी जगह गवर्नर जनरल, और वो गवर्नर जनरल अपॉइंट किसके रिकमेंडेशन पर होगा? ऑन द कैबिनेट ऑफ दैट डोमिनियन स्टेट। ठीक है, जिस डोमिनियन स्टेट में गवर्नर जनरल अपॉइंट होना उस डोमिनियन स्टेट के कैबिनेट से। ठीक है, अब जब गवर्नर जनरल आ गया तो वो वीटो पावर जो है वो किसमें चली गई? गवर्नर जनरल। किसमें चली गई? गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इस एक्ट ने गवर्नर जनरल्स और जो गवर्नर्स थे ऑफ द प्रोविंसेस उनको हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंट कर दिया। ठीक है, दे विल वर्क एज हेड ऑफ द स्टेट्स ऑफ दोज if they are of princely states, governor of princely states, they will function as head of the state of princely state, and if it is governor general of any dominion country, dominion state, so it will work as the head of that dominion state. Okay, ठीक है, but they will function as the on the recommendations of council of ministers. ठीक है, ये भी एक प्रावधान था, ये आज भी हमारे संविधान में है। राष्ट्रपति जो है वो ही एनेक्ट करता है किसी भी एक्ट को, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं। तो गवर्नर के लिए भी, गवर्नर जनरल के लिए भी ये प्रावधान किया गया कि वो किसी भी एक्ट पर तभी करेंगे काम, ठीक है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वैसा करने को कहेगी, अपने आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। ऐसा होता है ना, सबके लिए अलग अलग होता है, किसी को नीला पसंद है, किसी को पीला पसंद है। तो मुझे इस एक्ट की जो सबसे अच्छी बात ये लगती है, ड्रॉप द टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, जो इंग्लैंड के राजा थे ना, उनसे तमगा छीन दिया गया। किस चीज का? उनसे तमगा छीन दिया गया एम्परर ऑफ इंडिया का। नाउ ही इज नो मोर एम्परर ऑफ इंडिया, वो भारत का और ज्यादा समय के लिए एम्परर नहीं है। ठीक है, एम्परर कोई भी नहीं होना चाहिए, एम्परर तानाशाही पैदा करता है। ठीक है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, नहीं अच्छे लगते 5 साल बाद उतार देते हैं, है ना। तो एम्परर ऑफ इंडिया का जो तमगा किंग ऑफ इंग्लैंड लेके बैठे थे 200 सालों से, उतर गया। ठीक है, इसके बाद जो है अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज जो अंग्रेजों ने की थी, सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ 15 अगस्त 1947। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो भी रिजर्वेशन थे इसकी चीज के लिए वो भी खत्म कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा शायद चौथा या 5वां वीडियो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, और ये यहाँ खत्म होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज। इसके बाद हम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है शेयर भी कर दो, और लोग भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दोनों मैंने आपको बता दिए, डिटेल में बता दिए। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है ना, पूछिए आप लोग, आप लोगों के सवालों के जवाब भी देंगे। और अगर कोई अच्छा लगता है कमेंट तो उस पर वीडियो बनाने की जरूरत होगी तो उस पर वीडियो भी बना देंगे, है ना। और ये बताइए अच्छा लगा या बुरा, अच्छा लगा लाइक बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक दबाओ, है ना, बताओ जरूर। ओके, थैंक यू, बाय।